हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। इसके पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, TQM के बारे में, और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। वर्किंग लाइफ कहाँ पे? वर्किंग लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए? एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए कैसा वर्किंग लाइफ होना चाहिए, इस पे स्टडी करेंगे। और ये स्टडी करना ज़रूरी भी है, सब्जेक्ट में ये ऐड होता है क्योंकि पुराने ज़माने से ही ये चला आ रहा है कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने बाद में बहुत सारे लेजिस्लेशंस पास हुए। 1970 के अराउंड अमेरिकन जर्नल्स में क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के बारे में लिखा गया। बहुत सारे लोग थे जैसे अब्राहम मैस्लो, हर्जबर्ग, पोर्टर लॉलर, इन लोगों ने बताया, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा, इन लोगों ने बताया क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के बारे में। फिर धीरे धीरे जा करके ऑर्गेनाइजेशंस इनको डेवलप करी और तब जा करके वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कम हो सका और तब वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मिला जहां वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यही था वर्किंग लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ किस पे एम करता है? इट एम्स एट organizational culture. क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ एम्स एट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे एम करता है, किन किन चीजों पे एम करता है? सबसे पहला ह्यूमनाइजिंग वर्क। ये फ्रेंड्स हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का। इसको आप डेफिनेशन, इसको हम समझ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट कि क्या है इसका डेफिनेशन क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का। इट एम्स एट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो किन किन चीजों पे एम करता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में? तो ह्यूमनाइजिंग वर्क का मतलब होता है एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन पेस ऑफ एक्टिविटीज। एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन पेस ऑफ एक्टिविटीज, यानी हर एक इंडिविजुअल का अपना तरीका होता है, अपना काम होता है, उसका पर्टिकुलर काम को करने का। तो उस पर फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे। उसको ध्यान में रखते हुए, उनको ट्रेनिंग जो दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से उनसे काम करवाना चाहिए। इस पर फोकस करता है। और फोकस करता है इंडिविजुअलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ हर एक इंडिविजुअल का अपना पोटेंशियल है, अपने स्किल्स हैं, अपना डेवलपमेंट उनका हुआ है उनके ट्रेनिंग के दौरान या और भी उनके पुराने जो भी जहां से वो शिक्षा प्राप्त करके आए उसके अनुसार उनका जो इंडिविजुअलिज्म डेवलप हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, उनके स्किल्स को ध्यान में रखते हुए वैसा ही काम उनको प्रोवाइड करवाया जाए और उसी के अकॉर्डिंगली वो काम करें। ये भी क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, इस पे भी फोकस करता है, इस पे भी एक एम रखता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का ये पार्ट है। और चेंजिंग स्ट्रक्चरल एंड मैनेजरियल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैनेजरियल सिस्टम अच्छा नहीं है, जिससे अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर्स का, अगर वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वैसे स्थिति में उनको बदलने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ इस पे फोकस करता है कि किस तरह से एम्प्लॉयर्स का जो भी वर्कर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका लाइफ बेटर हो सके उनके काम से। तो वो कैसे हो सकता है? अगर मैनेजरियल सिस्टम बढ़िया नहीं है तो उसको चेंज करके। तो ये
सारे, और ये किस पे कंसीडर करता है? इट कंसीडर्स सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। इट आल्सो कंसीडर्स सोशियो साइकोलॉजिकल needs of employees. It considers socio-psychological needs of employees. सोशियो-साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब हुआ जो सोशल नीड है, जो बेसिक नीड है, साइकोलॉजिकल और जो बेसिक नीड्स हैं वर्कर्स के, वो फुलफिल हो ऑर्गेनाइजेशन में। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ इस पे फोकस करता है। तो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ किस पे फोकस करता है? वर्क, ह्यूमनाइजिंग वर्क, जो भी पेस ऑफ एक्टिविटीज हैं वर्कर्स का उसके अकॉर्डिंग काम करे, अपने स्किल, अपने टेक्निक के अकॉर्डिंगली वो काम करे, और अगर मैनेजरियल सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो चेंज हो, और जो बेसिक नीड्स हैं वर्कर्स के वो फुलफिल हो, तब जाकर के एक क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ इन सब चीजों पे एम करता है, एक बढ़िया वर्किंग लाइफ वर्कर्स का बन सकता है। तो ये इसका डेफिनेशन था। आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। इसको डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं, चार्ट में दिखाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने चार्ट बनाया है। आगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का? इट कवर्स पर्सन्स फीलिंग्स अबाउट एवरी डायमेंशन ऑफ वर्क। इट कवर्स person's feelings of every dimension of work. It covers person's feelings of every dimension of work. यानी जो भी पर्सन, यानी जो भी वर्कर वहां काम कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स, वो जो भी वर्क कर रहे हैं, एवरी डायमेंशन ऑफ वर्क, हर, चाहे वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, आईटी का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, चाहे वो ऊपर लेवल कॉर्पोरेट लेवल के ही क्यों ना हो, और वो लोग अपना डिजाइन तैयार कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट्स तैयार कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में किसी के साथ भी ये कॉन्सेप्ट है क्वालिटी वर्किंग लाइफ का, कि जितने भी है वो अपन, उनका जो फीलिंग्स है उस पर ये फोकस करता है। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ उनके फीलिंग्स, जो भी वो काम कर रहे हैं उस पर जो फीलिंग्स है उनका, उस पर ये फोकस करता है। और तो इसमें कौन कौन से फीलिंग्स हो सकते हैं, कौन कौन सा चीज है इस पे ये फोकस कर सकता है? तो पहला है इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड। इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड। इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड, अगर वर्कर काम अच्छा कर रहा है, वो जैसा भी काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इंसेंटिव और रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और जॉब सिक्योरिटी, जब तक वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तब तक वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी काम करने में मन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जॉब सिक्योर्ड ही नहीं है उनका। फ्यूचर में हो सकता है उनको भगा दिया जाए, वो वहां से हटा दिए जाए, तो आज उनका कभी भी मनोस्थिति इस काम के लिए लगेगा ही नहीं कि वो जो काम कर रहे हैं उसको मन से करें या ढंग से करें। जॉब सिक्योरिटी होना जरूरी है ताकि उनका अपना जो भी परिवार चलाना है, अपना लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना है, उसके लिए वो निश्चिंत हो जाए और एक फ्री माइंड होकर के काम कर सकें। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ इस पे फोकस करता है कि उनको रिवॉर्ड मिले, इंसेंटिव मिले अपने काम के अकॉर्डिंग, और जॉब सिक्योरिटी मिले। तीसरा है वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में,
कुछ ऐसे हजार्डस गैस होते हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्कर्स के शरीर को, उनके बॉडी को इफेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिससे वर्कर्स के सेफ्टी और हेल्थ पे असर पड़ता है। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वर्किंग कंडीशन बढ़िया होना चाहिए, हजार्डस इक्विपमेंट्स नहीं होने चाहिए, वैसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट का होने का ज़्यादा संभावना रहे वर्कर्स का। तो वो सब को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को अपनाना है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, ताकि वर्कर्स का वर्किंग लाइफ सुधर सके, वर्कर्स जो है काम को अच्छे से कर सकें। अगर उनको लगे कि उनका जॉब सिक्योर्ड है, उनको रिवॉर्ड मिलेगा अच्छा काम करने पे, वर्किंग कंडीशंस सेफ हैं, तो फिर वो वहाँ पे मन लगा के काम भी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ या एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा बिल्डअप हो वर्कर्स का, ताकि वहाँ काम करने में मन लगे। अगर अपने सीनियर से या अपने कॉलीग्स से मनमुटाव रहता है या किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वैसी स्थिति में वर्कर्स ढंग से काम नहीं कर पाते। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल जो क्लाइमेट है वो बढ़िया रहे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो बढ़िया रहे। ये सब कॉन्सेप्ट है जिस पर फोकस करता है एक ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा बेहतर क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ देने के लिए। तो इसलिए भी इसकी पढ़ाई जरूरी है, इसको कोर्स में ऐड किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले लोग इन सब बातों को जान सकें। नेक्स्ट है इसका इवोल्यूशन, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो हम जानते हैं कि पुराने जमाने में ब्रिटिशर्स के टाइम में या उससे भी पहले से भी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस कि उनको खाना पीना टाइम पे नहीं दिया जा रहा है और उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। अभी तो है कि वर्कर्स का टाइम लिमिट है, कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे। उस समय कोई टाइम लिमिट नहीं था, दिन हो रात हो जानवरों की तरह उनसे काम करवाया जाता था। तो ऐसी स्थिति में ही उनका वर्कर्स का वर्किंग लाइफ अच्छा होने के लिए ही ये टॉपिक आया। और ये सबसे पहले 1970s में अमेरिकन जर्नल्स 1970s में अमेरिकन जर्नल्स में इसको छापा गया क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के बारे में। और उसके पहले से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस चीज पर रिसर्च कर रहे थे कि अगर वर्किंग लाइफ सुधारा जाता है वर्कर्स का तो ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लोगों को प्रॉफिट होगा, वर्कर्स को काम करने में मन लगेगा, क्या होगा, इस पर रिसर्च करते रहते थे। और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना अपना थ्योरीज दिया, मोटिवेशनल थ्योरीज भी दिया। तो इसमें है अब्राहम मैस्लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के बारे में बताया, साथ ही साथ कैसे मोटिवेट करना है वर्कर्स को उसके बारे में बताया। उसमें से एक है अब्राहम मैस्लो, हर्सबर्ग है, पोर्टर एंड लॉगर,
विक्टर ब्रूम, मैकग्रेगर, विलियम ऑची, हर्सबर्ग, अब्राहम मास्लो, पोर्टर एंड लॉलर, विक्टर ब्रूम, मैकग्रेगर, विलियम ऑची, इन लोगों ने वेरियस थ्योरीज दिया अपने वर्किंग लाइफ के बारे में, और प्लस मोटिवेशनल थ्योरीज भी इन्होंने दिया उसी में। अब्राहम मास्लो ने नीड थ्योरी दिया, इन्होंने भी इसी के नीड मोटिवेशनल नीड थ्योरी को ही दो भाग में बांटा हर्सबर्ग ने। पोर्टर एंड लॉलर ने भी अपना थ्योरी दिया, विक्टर ब्रूम ने भी बैलेंस थ्योरी दिया, जिसको कि VIE थ्योरी भी बोलते हैं, इन्होंने दिया था उसको VIE थ्योरी भी बोलते हैं। इसके बारे में हम कभी पढ़ना नहीं है, बस इसके बारे में जानना है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ वर्किंग लाइफ का। तो ये लोगों ने भी इस पे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक्सेट्रा, इन लोगों ने भी ऐसे वर्किंग लाइफ पे अपने अपने थ्योरीज दिए और उसको फिर लागू भी ऑर्गेनाइजेशन अपने में लागू भी किया। मैकग्रेगर ने भी थ्योरी X एंड Y दिया, विलियम ऑची ने थ्योरी Z दिया। इन लोगों ने ऐसे ऐसे थ्योरीज दिए हैं। एक थ्योरी पे हम लोग चर्चा करते हैं, वो है अब्राहम मास्लो का थ्योरी। इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इन्होंने क्या थ्योरी दिया, उसे समझ जाएंगे कि सभी लोगों ने लगभग वैसे ही करके अपने अपने थ्योरीज दिए ताकि वर्कर्स के वर्किंग लाइफ को सुधारा जा सके। इन्होंने थ्योरी दिया जिसमें कि साइकोलॉजिकल नीड, not psychological, physiological need, फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में इन्होंने बताया। और क्या बताया? सोशल नीड, सिक्योरिटी नीड, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो अब्राहम मास्लो ने इन सब नीड के बारे में बताया कि ये सब नीड होते हैं वर्कर्स के। अगर ये नीड फुलफिल हो जाते हैं तो उनका वर्किंग लाइफ अच्छा हो सकता है। तो ये सारे नीड कौन कौन से हैं? पहला है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड यानी बेसिक नीड, इसको बेसिक नीड भी कहते हैं। बेसिक नीड इसको हम लोग ऐसे समझते हैं एक छोटे से कहानी के रूप में। जब हम किसी होटल में जाते हैं रहने के लिए, कहीं बाहर दूसरे राज्य गए या दूसरे कंट्री गए और वहां पर होटल लिए हम लोग के मन में पहला जो एक, जब बहुत थके हुए हैं तो पहला हम लोग के माइंड में क्या आएगा कि होटल में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, हम होटल में रह लेंगे। और जब हम जाते हैं होटल, हमको बेसिक सुविधा मिलता है, वहाँ बेड मिलता है, फैन मिलता है, पानी मिलता है, मतलब बाथरूम है, तो वो बेसिक नीड्स हैं, वो फुलफिल अगर होता है तो हो सकता है कि हम दोबारा भी अगर वहाँ जाएं तो वो होटल लें, उसमें रहें। उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड या फिर बेसिक नीड। उसके बाद सोशल नीड, वहाँ पे जो लोग हैं, जो माहौल है वो अच्छा रहे, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें। अगर सोशल नीड हमको वहाँ पे मिलता है तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हम वहाँ पर जाकर दोबारा जाएंगे रहने के लिए। सिक्योरिटी नीड, अगर इसके साथ साथ बेसिक नीड और सोशल नीड के साथ साथ वहाँ पे सिक्योरिटी रहता है, कैमरास लगे हुए हैं, बाहर में गार्ड है, वैसे स्थिति में लगता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, तो दोबारा जब भी हम उस जगह पे जाएंगे तो उस होटल में खोज के रहने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम और मोटिवेट होते हैं उस होटल में रहने के लिए। फिर है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी हम जितना सोचे हैं उस लेवल तक वहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध है। जितना हम चाहते थे कि वहाँ पे टीवी भी हो, हम अपना बेड पे बैठ के रिमोट से कंट्रोल करेंगे, बालकनी हो, ठीक है, बाथरूम वेल फर्निश्ड हो, पूरा रूम भी वेल फर्निश्ड हो, वैसा अगर रूम मिल जाता है
सिक्योरिटी हो, वहाँ पे बेसिक नीड्स के साथ साथ सिक्योरिटी भी हो, वैसा अगर मिल जाता है, हमारा जो इतना हम सोचे थे वो फुलफिल हो जाता है, तो हम और मोटिवेट होते हैं कि अगर हम दोबारा उस जगह पे जाएं तो हम उसी होटल में खोज करके रहें। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? उम्मीद से भी ज्यादा। अगर उस होटल में हमें उम्मीद से ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, बालकनी से बाहर देख रहे हैं तो व्यू बहुत अच्छा है, बाथरूम में भी बहुत अच्छे ऐसे फैसिलिटीज हैं जिससे कि हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, रूम में भी रिमोट कंट्रोल सिस्टम से ही डोर खुल रहा है, या फिर और भी ऐसे फैसिलिटीज जो हम सोचे नहीं हैं उससे ज़्यादा भी अगर मिल गया और कम पैसे में, तो हम क्या सोचेंगे, क्या चाहेंगे कि जब भी हम उस पर्टिकुलर जगह पे जाएं तो हम उसी होटल को खोज करके रहें। तो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने यही थ्योरी दिया। तो उनके मुताबिक अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को बेसिक नीड मिलता है, सोशल नीड मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, उनके मन मुताबिक का मिलता है और जितना वो चाहते हैं उससे ज़्यादा उनको मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि वो अपने काम को और ढंग से करें और अच्छे से करें, और इस तरह से उनका तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधरता है, वर्किंग लाइफ भी सुधरता है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ता है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो ये था इसका इवोल्यूशन, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग लाइफ और स्कोप क्या है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का, टेक्निक्स क्या है या मेथड्स कह सकते हैं उसको, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।